नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के बारे में। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं इसके इतिहास में। तो चलिए आज इसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करेंगे मणिपुर के भूगोल से। समझेंगे कि ये जमीन कैसी है, फिर चलेंगे इसके इतिहास में, कैसे एक साम्राज्य बदला, देखेंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया, और फिर भारत में इसका विलय कैसे हुआ और क्या विवाद थे। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे यहाँ उग्रवाद शुरू हुआ, और आखिर में आज के वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। तो मणिपुर की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन, उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब देखिए, मणिपुर का जो पूरा एरिया है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसका 90% हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, और सिर्फ 10% एरिया ही प्लेन मैदान है, यानी वैली है। और इसी वैली में मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी है। और ये जो जमीन का बंटवारा है ना, वैसा ही कुछ आबादी का भी है। जो प्लेन्स वाला इलाका है यानी घाटी, वहाँ मैती समुदाय के लोग रहते हैं, और जो 90% पहाड़ी इलाका है वहाँ कुकी और नागा ट्राइब्स रहती हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो आज का मणिपुर है वो पहले कैसा था और कैसे एक साम्राज्य पूरी तरह से बदल गया। तो देखिए, साल 1709 में आज का मणिपुर कांगले पाक कहलाता था। यहाँ के राजा थे पम्हे बा, जो खुद मैती थे। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और फिर इस जगह का नाम बदलकर संस्कृत नाम मणिपुर रख दिया। लेकिन 1751 में उनकी मौत के बाद किंगडम कमजोर पड़ने लगा। इसका फायदा उठाया बर्मा ने और लगातार हमले किए, और फिर 1819 तक बर्मा ने पूरे मणिपुर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेज आए और 1826 में उन्होंने बर्मा की सेना को यहां से खदेड़ दिया। ये जो समय था 1819 से 1826 तक का, ये मणिपुर के इतिहास का सबसे भयानक दौर माना जाता है। बहुत मारकाट हुई। इसी दौर को मणिपुरी भाषा में चाही टारेट खुंटाकपा कहते हैं, जिसका मतलब है 7 साल की तबाही। इसी समय बहुत से लोग मणिपुर छोड़कर आसपास के इलाकों में भाग गए थे। अब देखिए, अंग्रेजों ने बर्मा को भगाकर मणिपुर की मदद की, लेकिन ये कोई चैरिटी तो थी नहीं। उन्होंने यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने लोगों के बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिसकी वजह से आज भी दिक्कतें होती हैं। अंग्रेजों का रूल करने का एक तरीका था। वो प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में तो सीधे कंट्रोल करते थे, क्योंकि वहां से पैसा कमाना आसान था। लेकिन पहाड़ों को वो ज्यादातर वैसे ही छोड़ देते थे, क्योंकि वहां कंट्रोल करना मुश्किल था। तो मणिपुर में भी उन्होंने यही किया। घाटी पर पूरा कंट्रोल रखा और पहाड़ों को, वहां की ट्राइब्स को ज्यादा छेड़ा नहीं। और अंग्रेजों का ये जो फैसला था कि पहाड़ों और मैदानों को अलग अलग तरीके से चलाना है, यही आज मणिपुर में हो रही हिंसा का सबसे पहला और बड़ा कारण माना जाता है। यहीं से वो दरार पड़नी शुरू हुई। इसी दौरान अंग्रेजों ने एक और जरूरी काम किया। पहाड़ों में बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स रहती थीं। अंग्रेजों ने पहली बार इन सब को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा, कुकी और नागा। और घाटी में तो मेतेई थे ही, तो इस तरह मणिपुर में ये 3 बड़े ग्रुप्स बन गए। अब समय आया जब अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, और तब सवाल उठा कि मणिपुर का क्या होगा, भारत में इसका विलय कैसे होगा, और ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा बन गया। तो हुआ ये कि 1947 में मणिपुर के राजा ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके तहत सिर्फ डिफेंस और विदेश मामले ही भारत को दिए गए। लेकिन फिर 1949 में राजा को शिलोंग में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और वहीं पर दबाव में उनसे एक फुल मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया, जिससे मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। और इसी वजह से कई लोग इस विलय को आज भी गलत मानते हैं। अब इस विलय को लेकर ही आज के संघर्ष का एक और बड़ा पॉइंट जुड़ा है। मेतेई समुदाय का दावा है कि विलय के समय उन्हें एक मान्यता प्राप्त जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला हुआ था, जो बाद में हटा दिया गया। वो बस उसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय का कहना है कि मेतेई हमेशा से एक प्रिविलेज्ड समुदाय रहे हैं और वो कभी भी एसटी कैटेगरी में नहीं थे। विलय के बाद के सालों में कुछ नए कानून बने और तनाव बढ़ता गया। इसी माहौल में कई उग्रवादी संगठनों का जन्म हुआ, और हर ग्रुप की अपनी अपनी मांगें थीं, अपने अपने दावे थे। इसकी एक बड़ी वजह थी 1960 का लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस कानून के हिसाब से पहाड़ी जनजातियां यानी कुकी और नागा पहाड़ों में और घाटी में दोनों जगह जमीन खरीद सकते थे। लेकिन जो घाटी में रहने वाले मैतेई थे, वो सिर्फ घाटी में ही जमीन खरीद सकते थे,
पहाड़ों में नहीं, इस कानून ने उस पुरानी खाई को और भी गहरा कर दिया। तो अब मांगे क्या थीं? मैतेई ग्रुप्स चाहते थे कि भारत के साथ जो अवैध विलय हुआ है उसे रद्द किया जाए। नागा ग्रुप्स की मांग थी कि नागा आबादी वाले सारे इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए, और कुकी ग्रुप्स भारत के अंदर ही एक अलग कुकी लैंड राज्य चाहते थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। सोचिए क्या होगा जब ग्रेटर नागालैंड और कुकी लैंड के नक्शे एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। मतलब दोनों ग्रुप एक ही जमीन पर अपना दावा कर रहे थे, और इसका नतीजा जाहिर है हिंसा थी। और इस टकराव के भयानक नतीजे भी सामने आए। 13 सितंबर 1993 को नागा उग्रवादियों ने 115 कुकी नागरिकों की हत्या कर दी। इस दिन को आज कुकी ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। तो दशकों के संघर्ष, कुछ शांति समझौतों और बहुत सारे राजनीतिक वादों के बावजूद जो असली मुद्दे थे वो कभी हल ही नहीं हुए। और अब आज के समय में कुछ नई चिंताएं और डर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी चिंता है डेमोग्राफिक्स, यानी आबादी। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पूरे भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 24.66% है, लेकिन मणिपुर में ये 32.46% है, और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देखें तो ये 40.18% तक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से मैतेई समुदाय में एक डर पैदा हो गया है। उनका दावा है कि 1901 में मणिपुर की कुल आबादी में उनका हिस्सा 60% था, जो 2022 तक घटकर सिर्फ 49% रह गया है। उन्हें डर है कि वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, मणिपुर का संघर्ष कोई आज की घटना नहीं है। ये भूगोल, पुरानी शिकायतें, अंग्रेजों की नीतियों और आज के नए डरों का एक मिला-जुला, बहुत ही उलझावा नतीजा है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब इतिहास इतना जटिल हो तो शांति का रास्ता आखिर शुरू कहाँ से होगा।